नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। हम राष्ट्रवाद पॉलिटिकल हो गया, यह आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान कार्रवाई करने पर मजबूर हुआ है। पाकिस्तान ने हाफिज सईद के जमात उद दावा संगठन पर पाबंदी लगा दी है, बैन लगा दिया है और ये पाकिस्तान करने को मजबूर हुआ है। फलाह इंसानियत दूसरा एक संगठन है हाफिज सईद का, उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। भारत के चौतरफा दबाव के बाद, क्योंकि भारत ने तमाम सबूत पेश किए हैं, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को घेरा है, कूटनीतिक स्तर पर भारत का असर है। गीता मोहन हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। गीता, क्या हम ये माने कि सीधे सीधे भारत की एक जीत है और किस तरह से भारत के दबाव का ये असर है? जी, भारत की जीत तो है ही सईद अंसारी, लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि 4 तारीख को जब इन लोगों ने अपने वेबसाइट को अपडेट किया था, वो कल था, तब आज तक ने पहली बार ये खबर ब्रेक की थी कि जमात उद दावा और फलाह इंसानियत अभी तक प्रोस्क्राइब मतलब कि बैन नहीं हुए हैं और अभी भी वॉच लिस्ट में है। एक दिन के अंदर ही हम देखते हैं कि इमरान खान एक इमरजेंसी मीटिंग रखते हैं, क्योंकि जब हमने ये रिपोर्ट किया तो FATF और इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रहा था कि जमात उद दावा और फलाह इंसानियत को अभी तक उन्होंने बैन नहीं किया। एक दिन के अंदर 5 तारीख में अब नया लिस्टिंग आया है, जिसमें ये देखना है कि जमात उद दावा और फलाह इंसानियत को बैन कर दिया गया है। बहुत धन्यवाद गीता। गीता मोहन हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। तो भारत की एक बड़ी जीत है, कूटनीतिक असर है ये भारत का, जिस तरह से भारत ने घेरा है पाकिस्तान को, वो असर साफ तौर पर यहां पर दिखाई दिया है और 2 संगठनों पर हाफिज सईद के पाकिस्तान पाबंदी लगाने पर मजबूर हुआ है। और अब दस्तक की शुरुआत राष्ट्रवाद की पहली खबर से। आजकल हमारे देश का पूरा माहौल राष्ट्रवादी हो गया है। बीजेपी का अपना राष्ट्रवाद है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी का अपना, ममता बनर्जी, शिवसेना का अलग राष्ट्रवाद है। जो दूसरे के राष्ट्रवाद को नहीं मान रहा उसे अगला देशद्रोही करार दिया जाता है। ऐसे में देश के लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा राष्ट्र कहाँ है, कहाँ हैं हमारे राष्ट्र के तमाम मुद्दे। पुरानी रोस्टर लागू करे और अति पिछड़ा को जो है केंद्र सरकार जो है 40% आरक्षण लागू करे। रोस्टर का हम लोग विरोध करते हैं, 200 पॉइंट रोस्टर का समर्थन करते हैं। 10% आरक्षण स्वर्णों को दी गई है, इसके विरोध में हम लोगों ने आज NH-30 पहाड़ी पर जाम किया। सड़कों पर नारे लगे हैं और नारे लगाने वाले हैं देश के दलित, देश के आदिवासी। कह रहे हैं कि आपने आरक्षण का जो नया कानून बनाया है वो दलितों, पिछड़ों को विश्वविद्यालयों से बाहर कर देगा। आदिवासी डरे हुए हैं कि उन्हें जंगलों से बेदखल कर दिया जाएगा। लेकिन सड़क के इन सवालों से कटी हुई सियासत के विमर्श में न दलित हैं, न पिछड़े, न आदिवासी और न उनकी चिंता। आतंकियों पर जिसके आंसू रुकते नहीं थे, कौन थे? क्या ऐसी कांग्रेस से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो आतंक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? पुलवामा हमले के बाद राजनीति के बाकी सारे विमर्श नेपथ्य में जा चुके हैं। विपक्ष ने पहले तो धैर्य के साथ प्रधानमंत्री को बोलने दिया, लेकिन जब उसे लगा कि इस झूठ को बीजेपी ने चुनाव का ब्रह्मास्त्र बना दिया है, तब उसने कुछ ऐसे सवाल उठा दिए जिससे बीजेपी बौखला उठी। सबसे बड़ा नुकसान तो प्रधानमंत्री ने किया है। प्रधानमंत्री ने खड़े होकर ये कहा कि अगर राफेल जहाज होता तो बालकोट में कुछ और होता। प्रधानमंत्री की नीयत पर उठे हुए सवाल को प्रधानमंत्री ने सेना पर सवाल में बदल दिया। सेना जो कहे उसको मुझे मानना चाहिए। अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो, कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। प्रधानमंत्री जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष के हमले रुक नहीं रहे और अब तो सीट बंटवारे के बाद भी शिवसेना तक कहने लगी है कि देश को जानने का हक है बालाकोट में कितने लोग मारे गए हैं। देश के नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि दुश्मन को कितना नुकसान हुआ है। हमें नहीं लगता कि ये पूछने से सेना के हौसले में कोई कमी आएगी।
इतना मजबूत प्रधानमंत्री है, मजबूत दिल वाले हैं, तो अचानक उनके आंख भर आते हैं। लेकिन इस बार देखा है कि उनके आंखों में एक चमक है। ये चमक है जीत की, विजय, पाकिस्तान को सबक सिखाने की ये चमक है। मतलब मोदी कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे, अखिलेश, मायावती, चंद्रबाबू, पवार, तेजस्वी सब देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि यह लगभग तय हो चुका है 2019 के चुनाव में 45 साल की विभत्स बेरोजगारी चुनावी मुद्दा नहीं होगी। 14 साल की न्यूनतम कृषि आय भी चुनावी मुद्दा नहीं होगी। नोटबंदी से ध्वस्त हुआ कारोबार चुनावी मुद्दा नहीं होगा। जीएसटी से पैदा हुई मुश्किलें चुनावी मुद्दा नहीं होगी। मुद्दा होगा राष्ट्रवाद, मुद्दा होगा पुलवामा, मुद्दा होगा बालाकोट, मुद्दा होगा पाकिस्तान, मुद्दा होगा मसूद अजहर, जैश-ए मोहम्मद। मायावती ने आरोप लगाया है कि मोदी जरूरी सवालों से भागने के लिए सेना को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तो 130 करोड़ भारतीय जनसंख्या में से अधिकतर गरीबों, मजदूरों, किसानों आदि को विकास का सही लाभ नहीं मिलने से देश चिंतित है। फिर भी जीडीपी विकास दर पिछले 19 महीने के मुकाबले सबसे कम मात्र 6.6% रहने पर अब चुनाव के समय पर इस पर पीएम का जवाब व जुमलेबाजी क्या होगी? राहुल गांधी ने पूछा, दलित आदिवासी सड़कों पर हैं, उनके रोटी रोजगार पर हमला बोलने की तैयारी है, इस पर मोदी क्यों नहीं बोलते? हमारे आदिवासी और दलित भाई बहन संकट में हैं। प्रधानमंत्री की झूठी कस्मों और झूठे वादों ने आज उन्हें सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है। उनके जंगल और जीवन के अधिकार पर निरंतर हमला हुआ है। वन अधिकार छीने जाने से, संवैधानिक आरक्षण में छेड़छाड़ से मैं पूरी तरह उनके साथ हूं। देश सच्चाई जानना चाहता है, सच्चाई क्या है। हम किसी पे सवाल नहीं खड़ा करते हैं। और फिर फौज तो देश की है, फौज का सम्मान कौन नहीं करता? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहेगी फौज उसका है, उसकी है? जब हम राष्ट्रवाद खेल रहे थे, अमेरिका ने भारत से जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी जीएसपी दर्जा छीनने का फैसला कर लिया। ऐसे समझिए कि जो पाकिस्तान के लिए हमारा एमएफएन है, वही भारत के लिए अमेरिका का जीएसपी है। मतलब 400 अरब का हमारा निर्यात चौपट, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रवाद हमारे राष्ट्रवाद के लिए महंगा साबित हुआ है। आज तक ब्यूरो। और इसी झगड़े में दिग्विजय सिंह जैसे नेता भी अपनी अहमियत सिद्ध करने में लगे हैं। उन्हें लगता है कि पुलवामा में हुआ आतंकवादी हमला दरअसल एक दुर्घटना थी, वो भी तब जब आज ही पाकिस्तान ने 44 आतंकवादियों को बंद किया है। दिग्विजय सिंह के बयान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और जब यह सब चल रहा था तो अमेरिका भारत से पसंदीदा देश का दर्जा छीन रहा था। तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। इतना ही बहुत था। इसका जवाब पीएम मोदी ने फौरन दे दिया, लेकिन दिग्विजय सिंह को तसल्ली नहीं हुई। ब्रह्म मुहूर्त में जगते ही उन्हें जो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे फौरन ट्विटर पर उलीच दिया। हंगामा तय था। 78 गाड़ियों के काफिले में सैकड़ों किलो आईईडी के साथ एक आत्मघाती का घुसकर 40 सैनिकों को उड़ा देना मजाक की बात नहीं थी। आत्मघाती हमले पर बीजेपी से खेलते खेलते दिग्विजय सिंह ने आत्मघाती गोल कर लिया था। क्या पुलवामा में जो हुआ वो हादसा था क्या? एक्सीडेंट था क्या? ये वही महोदय है जिनको दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन शांति दूत लगता था। पीएम मोदी ने अपने भाषण का बहुत बड़ा हिस्सा दिग्विजय सिंह को समर्पित कर डाला। उनका इतिहास, भूगोल सब उड़ेल दिया। यही वो महाशय है जिन्होंने मुंबई के दर्दनाक आतंकी हमले में भी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी और जांच की दिशा को ही भटकाने का प्रयास किया था। अब देखिए कि दिग्विजय सिंह जब पुलवामा को हादसा बता रहे थे, तो उनके शब्दों में उस हादसे के लिए जिम्मेदार जैश-ए मोहम्मद के हाकिमों की हवेलियां हिल रही थी। पाकिस्तान प्रेत की तरह आतंकियों के अड्डे खंगाल रहा था। आतंकी संगठनों के 44 नेता गिरफ्तार हो गए। मसूद अजहर का भाई रऊफ अजहर गिरफ्तार हो गया। जैश का दूसरा बड़ा नेता हमाद अजहर भी गिरफ्तार है। पाकिस्तान के मंत्री शहरयार खान को यकीन दिलाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। पाकिस्तान
ऐसा अचानक क्या हुआ कि पाकिस्तान जैश ही नहीं अपनी चौहद्दी में पल रहे तमाम आतंकी अड्डे खंगालने लगा? तो सुनिए। 7वें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अब कांग्रेस की समझ में ना आए कि बोले क्या। दिग्गी ने उसे बुरी तरह फंसा दिया था तो उसने चुप रहने में भलाई समझी, लेकिन दिग्विजय सिंह अपने दुर्घटनाग्रस्त बयान पर वीरता पूर्वक अड़े हुए हैं। दुर्घटना यूज करना ये आतंकी हमले को और क्या कहिएगा बताइए? आतंकी हमले को आप क्या कहिएगा? लेकिन जब तक दिग्विजय सिंह दुर्घटना के अर्थ को आत्मसात कर पाते, तब तक कांग्रेस खुद ही दुर्घटनाग्रस्त होकर विपत्ति में फंस चुकी थी, और विपत्ति भी ऐसी कि निकलने का रास्ता न मिले। आज तक ब्यूरो। राष्ट्र राष्ट्रवाद की लड़ाई का बंधक महसूस कर रहा है। उसे पता है कि सारा खेल चुनाव का है, सत्ता का है, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को भी कांग्रेस से मोहब्बत हो गई थी। दिल्ली की 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार देने के बाद भी गठबंधन की उम्मीद लगाए बैठे थे वो, लेकिन कांग्रेस ने न्योता ठुकरा दिया। तो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को बीजेपी से मिला हुआ बता रहे हैं। दोनों कांग्रेस और भाजपा दोनों की मिली भगत बता रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस और बिजली कंपनियां, ये चारों मिले हुए हैं। कांग्रेस से बहुत कुपित रहते थे केजरीवाल। लाइन से यूपीए के बड़े बड़े नेताओं को चोर कहते थे, लेकिन किनारे लगा दिए जाने के भय ने उन्हें उसी कांग्रेस के सामने करबद्ध खड़ा कर दिया, और कांग्रेस ने उन्हें करीने से किनारे लगा दिया। निकल के यही आई कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और बड़ी साहस से लगेंगे, बस इतना करा, और राहुल जी एग्री कर गए उसको। केजरीवाल अब फिर से कुपित है। कांग्रेस को बीजेपी से मिला हुआ बता रहे हैं। वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि अपनी सारी साख को दांव पर लगा देने के बाद भी आपको हाथ का साथ नहीं मिला। रामलीला मैदान के मंच पर राहुल से गलबहियां कराए, कोलकाता में खड़गे से पैरवी कराए, और तो और राहुल गांधी से मिलने के वास्ते शरद पवार के घर तक पहुंच गए थे। लेकिन अब कांग्रेस केजरीवाल को घास डालने को राजी नहीं है। ऐसी अफवाहें हैं कि कांग्रेस का बीजेपी के साथ गुप्त गठबंधन है। दिल्ली बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन से लड़ने के लिए तैयार है। जनता इस अनैतिक गठबंधन को हराएगी। केजरीवाल बोल तो रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वो ये भी समझ रहे हैं कि पहले वाली बात रही नहीं। वरना क्या वजह है कि 2015 में दिल्ली विधानसभा में 70 में से 67 सीटें जीतने वाले केजरीवाल हिले हुए हैं। नरेंद्र मोदी की आंधी के बावजूद केजरीवाल ने कमाल कर दिया था। कांग्रेस बीजेपी दोनों से लड़कर आपको 54% वोट मिले थे। इसकी वजह है शीला दीक्षित के अध्यक्ष बनने से बिहार यूपी के वोटरों में हवा बदलने की चिंता। इस तबके में आज भी शीला दीक्षित की जबरदस्त पैठ है। केजरीवाल और सिसोदिया का आम आदमी पार्टी का चेहरा होना भी उसके जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को खराब करता है। कांग्रेस का जो निर्णय आया है वो इस बात को साफ साफ कह रहा है कि कांग्रेस के लिए नेशनल इंटरेस्ट मायने नहीं रखते, देश हित मायने नहीं रखते। कांग्रेस अपने जिद पर अड़ी है और दिल्ली के अंदर वो भाजपा के अघोषित अलायंस के रूप में, पार्टनर के रूप में काम करने जा रही है। केजरीवाल को इसका पता तब लगा जब कांग्रेस ने उन्हें बैरंग वापस कर दिया। लेकिन ये सवाल तो है कि दिल्ली में 54% वोट लाने वाले केजरीवाल आज अगर 10% वोट वाली कांग्रेस के ना करने पर इतने हिल गए हैं, तो हवा का रुख किधर है? आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में कांग्रेस ने क्या सदमा दिया जो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी ने दिया? आज दोनों ने महागठबंधन में चौधरी अजीत सिंह को 3 सीट देकर अपना रिश्ता पक्का कर लिया। पूछा गया कांग्रेस बाहर ही रहेगी क्या, तो अखिलेश यादव का जवाब था 2 सीटें काफी हैं। करीब 3 घंटे की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश में महागठबंधन के मुकद्दर का ऐलान करने के लिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी बाहर निकले तो उनकी मुस्कान बता रही थी कि बात बन गई, लेकिन कितनी बनी है इसका इंतजार था। मैंने वैसे कह दिया था कि पूरी 80 सीटों पर चुनाव लड़ाने की बात है और 3 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव चिन्ह होगा। मतलब अब एसपी बीएसपी गठबंधन एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन में तब्दील हो चुका है। तो क्या कांग्रेस बाहर रहेगी? इसका जवाब जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि पार्टी में जान फूंकने के लिए राहुल गांधी ने महीने भर पहले ही प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रदेश में बैकफुट पे नहीं खेलने वाली है, फ्रंट फुट पे खेलने वाली है।
दस्तक में आज के लिए बस इतना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।